गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका होगा कि यूपीएससी का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया था। वो जो हमारा 31 मई को एग्ज़ाम होना था तो वो कैंसिल हो गया था। और रिसेंटली अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो कि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया भी आप लोगों को, तो वो अभी 4 अक्टूबर 2020 को आपका पीटी का यूपीएससी सिविल सर्विसेज है ना, पीटी का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2020 को संपन्न होने की जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी की तरफ से आ चुका है। उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास पीटी का भी तैयारी करने का अच्छा मौका मिल गया है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं कि जो समय है अब इसको पॉजिटिव वे में लेंगे और डिस्करेज नहीं होंगे, और उसी के हिसाब से फिर अब हम लोग उस अंदाज से उस समय का पूरा उपयोग करते हुए और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ा तो होगा ही, चीज़ों को आपने पढ़ा है होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वट एवर सिलेबस जो था आपका वो सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन के रूप में कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। जैसे कि हमने 2-3 वीडियो पहले भी डाला था, तो उसी चीज़ को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आज पहले मैंने पॉलिटी दिया था, फिर इकोनॉमिक्स का मैंने डील किया था कल, और अभी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री का जो है सो क्वेश्चन हम लेंगे, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का है ना। और आपको मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा संभावना होती है आने की, तो उसी संदर्भ में हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे है ना। तो जैसा कि बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। कुछ समय ले लें, पॉज करने के बाद 3 से 3 मिनट का 2 मिनट का टाइम ले लें और इसका उत्तर देने का कोशिश करें। चूँकि आपको पढ़ा हुआ होगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो उस चीज़ को चूँकि ऑप्शन मल्टी चॉइस मैंने इसलिए नहीं दिया है चूँकि कुछ क्वेश्चन कम डील हो पा रहे थे मल्टी चॉइस क्वेश्चन में, या क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि इस तरह से 12 क्वेश्चन मैंने अभी दिए हैं है ना। तो आपको अब क्या है, ऑप्शन नहीं देंगे है ना, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज अगर ढंग का होगा, सही होगा, तो आप लोग खुद ही इसका उत्तर दे पाने में सक्षम हो जाएंगे। खुद से आंसर क्रिएट कीजिए या खुद आंसर को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन में तो फिर भी आप पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर मैं वही बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का क्या महत्व है वो अलग बात है, लेकिन जब मैं इसका उत्तर दूंगा तो इस संदर्भ में हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर और मैक्सिमाइज करते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन का हम लोग 2, 3, 4, 8, 10 तक का भी हमारा क्या हो सकता है कि उत्तर हो जाएगा है ना। जो एक्सप्लेनेशन होगा इसका, उसमें उस एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कि 12 क्वेश्चन का हो सकता है, 48 प्रश्नों का उत्तर दे पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। यानी कि इस जो बोर्ड पर जो प्रश्न लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को हल करने के दौरान हम उस ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पर हम 12 का 48 जो है सो उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे इसके एक्सप्लेनेशन के बाद। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये आपका प्रश्न है, देख लीजिए ठीक से, और अब इसका जो है सो आप लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये आपको क्वेश्चन को दिख रहा होगा। चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बंगाल में, देखिए हेडिंग क्या है पहले देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य है ना। यानी कि जब अंग्रेज आए, चूंकि देखिए यूपीएससी में क्या हो रहा है या जो बीपीएससी हमारा है स्टेट कमीशन, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन अधिक संख्या में मिलता है हमें है ना। यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन का अगर हम अंदाज यूं ही अगर बात करें तो 3:2:1 का हमारा जो है सो रेशियो बना होता है। 3 क्या है, अगर 3 से प्रश्न मतलब कि आप ऐसा अंदाज मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 3 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आ सकता है, 2 मिडावल से और 1 एंशिएंट से आपको प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए हमने जो है मैक्सिमम जो हमको तैयारी करना है, अपने प्रश्नों को उत्तर देना है या जो भी हमको रिवीजन करना है, तो हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब और कहाँ खोली है ना। क्या पूरा सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 प्रश्न इसमें है, कोठी कब और कहाँ खोली है ना, कब और कहाँ खोली। तो आपको मालूम होगा कि 1651 में कब खोल गया था इसने बंगाल में जो है सो इन्होंने सबसे पहले खोला था कहाँ, तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल में अपनी कोठी खोली थी 1651 में। एक तो प्रश्न का ये उत्तर हो गया। आपको मालूम है कि जब अंग्रेजों या मुगलों का जब यहाँ पर शासन हो रहा था तो अंग्रेजों ने किस तरह से पुर्तगालियों को, फ्रांसीसियों को रिमूव करते हुए, उनको पछाड़ते हुए अपना जगह जो है सो भारतीय राजनीति में और भारतीय व्यापार में अपना पकड़ को उन्होंने मजबूत कर दिया। तो यहाँ पर जो पकड़ मजबूत करने का जो सबसे पहला अगर हम एक बात करेंगे, जो शुरुआत जो है, तो वो क्या हुआ था कि कोठी की स्थापना। कोठी आप एक तरह समझ सकते हैं एक व्यावसायिक स्पॉट हुआ करता था है ना, बिजनेस स्पॉट एक तरह का था कोठी। तो कब और कहाँ, तो
बंगाल में 1651 में इन्होंने सबसे पहले स्थापित किया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि तत्कालीन सूबेदार कौन था, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जिस समय अंग्रेजों ने बंगाल में कोठी की स्थापना की थी उस समय उस वहां का सूबेदार कौन था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उस समय वहां पर जो सूबेदार था उसका नाम था शाह सूजा। क्या नाम था उसका? शाह सूजा। ठीक है, याद रखेगा शाह सूजा जो था वो वहां का सूबेदार था। और सूबेदार क्या है? एक पद है, सूबेदार इज अ पद। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दस्तक क्या है। तो देखिएगा कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो आपको एक ये भी आपको प्रश्न मालूम होगा कि इनको जब एक मेडिकल यानी कि किसी जो राजवंश की एक महिला थी, एक स्त्री थी जो बीमार पड़ गई थी, तो एक डॉक्टर थे जिन्होंने इनका इलाज किया था, जिससे खुश होकर के इनको दस्तक दिया गया था। ठीक है, तो वो दो प्रश्न इसमें उठता है कि एक तो पहले आपको ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दस्तक, है ना। पहला क्या है कि आप दस्तक से क्या समझते हैं, दस्तक क्या होता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जिस डॉक्टर ने उस महिला का जो राजवंश के यानी कि मुगल के खानदान के जिस महिला का उन्होंने इलाज किया था, जो इस डॉक्टर ने, उस डॉक्टर का नाम क्या था। आप उसको डॉक्टर का नाम बताना है। ठीक है, तो डॉक्टर का नाम था बॉटन। क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर बॉटन, है ना। जिस डॉक्टर ने इलाज किया था और उसके खुश होकर के जो शाह सूजा या इन लोगों ने जो है मुगल ने क्या किया था कि इन लोगों को 3000 रुपये वार्षिक, है ना, क्या याद रखेंगे, 3000 रुपीज पर ईयर, है ना, वार्षिक पर जो क्या किया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुफ्त में जो है सो व्यापार करने की इजाजत दे दी थी। एकदम याद रखिएगा, एक एक लाइन आपको याद रखना है। क्या हुआ था? डॉक्टर बॉटन थे जिन्होंने इलाज किया था महिला, जिसके इलाज से खुश होने के बाद आपके जो मुगल खानदान लोग थे तो उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों को 3000 रुपया सालाना पर क्या किया था कि पूरे मुफ्त में पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की इजाजत दे दी थी। ठीक है, और यहाँ पर दस्तक शब्द है, तो दस्तक का मतलब होता है एक तरह का लाइसेंस, आप समझ सकते हैं, इजाजत समझ सकते हैं कि आप जो है सो ये पेपर रखेंगे, आपको कोई भी चेक करेगा, अगर आपसे कोई चुंगी मांगता है, कोई टैक्स मांगता है तो आप इसको दिखा दिएगा, ये राजादेश है ना, क्या है, एक तरह का राजादेश है। तो ये आपका दस्तक का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और आप लोग अपना मिलाइएगा, है ना, क्या सही हो रहा क्या गलत हो रहा है। किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था, है ना। प्रश्न क्या है? किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो राजधानी थी इनकी, क्या नाम है, बंगाल की जो राजधानी थी वो पहले कहाँ थी? ढाका में थी। ढाका आपको वर्तमान में मालूम है कि ढाका भी बांग्लादेश का जो है वो राजधानी है। तो पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, तो मुर्शिदाबाद तो वैसे बहुत कॉमन सा नॉर्मल बात है, तो आप यहाँ पर तो पकड़ ही लेंगे कि मुर्शिदाबाद है तो मुर्शीद कुली खां, जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर क्या होगा? मुर्शीद कुली खां होगा, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, क्या नाम है कि जो राजधानी जो ढाका से मुर्शिदाबाद जो है, मुर्शिदाबाद जो लाने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? मुर्शीद कुली खां। सिंपल सा एकदम बात है ना, मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां, है ना। उसके बाद क्या है कि मुर्शीद कुली खां के समय 3 प्रमुख विद्रोह कौन थे? देखिए, ये जो शाह सूजा था, तो शाह सूजा और मुर्शीद कुली खां के बीच में 2 सूबेदार और आएंगे। जैसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि क्रम से, आपसे पूछ देगा कि बताइए क्रम लगाइए, है ना, कि बंगाल में के पहले कौन था सूबेदार, फिर कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था। तो जैसे कि अभी हमने आपको जो पहला जो बताया था शाह सूजा, ये आपका नंबर 1 हो गया। पहले आपका शाह सूजा जो था वो सूबेदार था। उसके बाद जो आपका सूबेदार होगा उसका नाम होगा मीर जुमला। शाह सूजा के बाद कौन होगा? मीर जुमला। याद रहेगा क्या नाम है? जुमला। अब तो जानते हैं जुमला बहुत है आपका एक नॉर्मल हम लोग का टर्म्स है जुमला बोलना, है ना। तो याद रहेगा आपको शाह सूजा, सूजा हुआ व्यक्ति, है ना। फैट मैन आप याद रखिएगा, सूजा, है ना, सूजा मतलब फैट मैन। सूजा होता है ना, बोलते हैं कि बहुत सूज गया है, आप लोग देखते होंगे कॉमेडी वगैरह। तो सूजा, और फिर मीर जुमला। जुमला भी एक बहुत सिंपल सा वर्ड है ना। उसके बाद आपका आएगा अजीमुशान। उसके बाद कौन होगा? अजीमुशान। और तब जाकर के आपका होगा क्या नाम है? मुर्शीद कुली खां। उसके बाद कौन होगा? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो क्रम से अगर बात करेंगे तो पहले आपका शाह सूजा सूबेदार था बंगाल का, उसके बाद मीर जुमला हुआ, उसके बाद अजीमुशान हुआ, उसके बाद मुर्शीद कुली खां जो है सो वहां के आपके
शासक बने थे, है ना। और ये कब बने थे कि जब आपको मालूम होगा फर्रुखशियर के औरंगजेब जो 1717 में गुजर चुके थे, तो 1717 में 10 साल और टाइम लगा था, जब आपका फर्रुखशियर वगैरह भी इस समय थे। तो उसके बाद जो है सो आपको क्या हुआ कि 1717 में मुर्शीद कुली खान जो थे वो यहाँ के सूबेदार बने थे बंगाल में, ठीक है। टाइम भी याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान बंगाल के ये सूबेदार कब बने थे, तो 1717 में। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में मुर्शीद कुली खान के समय 3 प्रमुख विद्रोह हुए थे, है ना। मुर्शीद कुली खान के समय में कितने 3 प्रमुख विद्रोह कौन से थे, है ना। देखिए जब मुर्शीद कुली खान जब गद्दी पर बैठा था, है ना, तब हुआ क्या कि वहां पर 3 विद्रोह हुए थे। तो 3 विद्रोह में लेकिन व्यक्ति समझिएगा, व्यक्ति ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहला विद्रोह अगर हम बताएंगे तो पहले विद्रोह में 2-3 व्यक्तियों का हम नाम लेंगे, एकदम ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, है ना। उसके बाद दूसरा विद्रोह का नाम लेंगे, उसके बाद तीसरा विद्रोह का नाम लेंगे। तो पहला विद्रोह में सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ठीक है। सीताराम, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, यह हुआ पहला, ठीक है। सीता राम, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण, ये हुआ पहला, है ना। पहला विद्रोह जो है कि व्यक्ति की अगर हम बात करेंगे तो पहला विद्रोह जो मुर्शीद कुली खान के खिलाफ हुआ था उसमें 3 लोगों का एक गुट था, है ना। उस गुट में कौन कौन था, तो सीताराम था, गुलाम मोहम्मद था, उदय नारायण। एक चीज हम आपको पहले बता देते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप अकेले जो हैं पढ़ रहे होंगे कि बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य, ये अक्सर लोग पढ़ रहे होंगे, कई किताबों में आपको ये चीज के बारे में मिला होगा। लेकिन होगा क्या, कमीशन का एक आदत क्या होता है कि थोड़ा सा भीड़ से हट के क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। भीड़ से हट के क्वेश्चन मतलब ये क्या है कि ये सारा हो सकता है कि और भी कई लोग आपने कई तरह के सोर्सेज से इन चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अगर आप नहीं करेंगे, जैसे आप मान कि ये थोड़ा सा आपको अलग से कोई और भी विद्वान कुछ और भी लोग होंगे जो इस चीज को पढ़ रहे होंगे, तो बोल के थोड़ा सा आपको भीड़ से अलग पढ़ाई करना होगा। जैसे आपको लगेगा पता नहीं ये अनप्रोडक्टिव नाम है सीताराम, है ना, और गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण, है ना, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे, है ना। आपको क्या करना, बाकी जो लोग नॉर्मली पढ़ रहा है, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं, है ना, उससे थोड़ा सा लीड लेकर के चलना। लीड तभी लेंगे जब थोड़ा सा टॉपिक से हटेंगे। आप टॉपिक से हटना नहीं है, मुझे नहीं बोले कि आप सिलेबस से हट जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंट तो पढ़ाई करना होगा, तभी आप लीड ले पाएंगे दूसरे स्टूडेंट से। तो देखेंगे पहला जो विद्रोह हुआ था उसमें 3 लोगों का एक गुट था। पहला विद्रोह में 3 लोग ने मिलकर किया था, उसका नाम था सीताराम, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण। दूसरा जो था उसमें था शुजात खान। दूसरा में क्या था, दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था शुजात खान के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रहेगा आपको। दूसरा हुआ था, और तीसरा था नजात खान का विद्रोह। तीसरा जो था आपका नजात खान का विद्रोह, ठीक है। तो नजात खान का जो विद्रोह हुआ था, तो नजात खान से क्या हुआ था कि जो सूबेदारी थी, मतलब कि जो इसके नीचे में जो ये लोग ये काम कर रहे थे बंगाल में, तो इनसे ये लेकर के क्या नाम, इनसे जो सूबेदारी लेकर के क्या नाम इनका, नजात खान, है ना। उसके बाद जो है सो जमींदारी लेकर रामजीवन को दे दिया गया था। इस समय ये लोग जमींदार थे। नजात खान कौन था, ये सब लोग कौन थे, जमींदार थे, जमींदार, ठीक है। कौन थे ये, नजात खान, है ना, और शुजात खान, ये सब क्या थे, जमींदार थे। और इनसे जो है क्या नाम है कि जमींदारी लेकर के दे दिया था, रामजीवन को दे दिया गया था, रामजीवन, याद रखिएगा। नजात खान से जमींदारी लेकर के रामजीवन को दे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि घेरिया का इजारा व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये सारा विद्रोह हो गया था तो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, जब ये सारे विद्रोह हो चुके थे तो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए मुर्शीद कुली खान ने क्या किया था कि एक बार रीस्टार्ट करना या उसको रेवेन्यू वगैरह जो होता है, भू राजस्व वगैरह होता है, उसको ठीक करने की इसने कोशिश किया था। इस संदर्भ में इसने क्या किया कि जो जमीन था उस जमीन को पहले उसने खालसा भूमि में बदला, है ना। क्या किया, भूमि को, जमीन को उसने खालसा भूमि में परिवर्तित किया। खालसा भूमि क्या मतलब होता है, खालसा भूमि का मतलब होता है, जब हम आपको मेन स्ट्रीम का जब हिस्ट्री का कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे, तो आप तब हम बताएंगे सारे जमीन का जो प्रकार होता था, है ना, कि सारे प्रकार कितने प्रकार के होते थे। तो इसमें एक प्रकार है खालसा भूमि। खालसा मतलब सरकारी जमीन आप मानोगे, है ना। वर्तमान में जो सरकार का जो गवर्नमेंट का जमीन होता है, एक होता है प्राइवेट जमीन होता है, जैसे मेरा जमीन होगा, आपका जमीन होगा, है ना, जहाँ पर आपका घर है, जहाँ मकान है ना, सबका इंडिविजुअल होता है। किसी का खेत है, खेत भी किसी व्यक्ति का जमीन है। उसी तरह से सरकारी जमीन होता है, जैसे सरकारी स्टेडियम किस पर चलेगा, सरकारी जमीन। रेलवे जो होगा, रेलवे का ट्रैक जो चल रहा है, तो वो किसके ऊपर बना होगा, सरकारी जमीन पर होगा, ठीक है। तो सरकार का जमीन को उसको समय हम लोग समय बोलते थे
मुगलों के समय में खालसा को भूमि बोला करते थे। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया मुर्शिद कुली खान ने कि भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। परिवर्तित मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ भूमि इनाम में दिया गया था, है ना। इनाम भूमि का मतलब क्या होता है कि कुछ परफॉर्मेंस आपने नाच गाना करके सुना दिया, कोई कविता सुना दिया तो राजा खुश हो गया, तो उसने क्या कहता है इनाम में भूमि दे दिया, तो इनाम भूमि हो गया। तो वो अनप्रोडक्टिव था, उससे राजा को या जो सूबेदार जो थे बंगाल को, उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि उसको क्या नाम है मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि उस भूमि को खालसा भूमि यानी कि अपने कब्जे में ले लिया और फिर वहां पर अपना रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने की कोशिश किया। उसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे इजारा व्यवस्था, है ना। तो इजारा व्यवस्था का मतलब यह था कि ठेके पर, किस पर, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने के लिए जमीन को दे देना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजारा व्यवस्था बोलते हैं। फिर बोल रहे ठेके पर, ठेके का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया आपको हम जमीन दे दिया, है ना, आपसे मुझे बताओ कितना, यहाँ से मान लिया 10 एकड़ का हमको आपको जमीन दिया और हम आपसे एक एग्रीमेंट करेंगे कि मैंने आपको 10 एकड़ का जमीन दिया तो आप साल में हमको कितना पैसा यहाँ से वसूल करके देंगे। आपने जो भी बोला कि भाई हम 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया हम आपको सालाना इस जमीन से रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इजारा व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है घेरिया का युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था। याद रखिएगा कि 1740 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में, अब मुर्शिद कुली खां के बाद जो दूसरा व्यक्ति आएगा, अब आएंगे अलीवर्दी खां आएंगे। कौन आएंगे आप, अलीवर्दी खां। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां आएंगे 1732 ईस्वी में। ठीक है, तो 1732 ईस्वी में जब अलीवर्दी खां आएंगे तो इसके बाद फिर क्या होगा कि अपना प्रशासन संभालेंगे बंगाल का एज अ सूबेदार। और 1740 ईस्वी में, कब की बात है ये, 1740 ईस्वी में ये क्या करेंगे कि बंगाल में इनके क्या नाम है, बंगाल में सरफराज खां के साथ, किसके साथ, अलीवर्दी खां जो क्या करेंगे 1740 में सरफराज खां के साथ युद्ध करेंगे, है ना। सरफराज खां के साथ क्या होगा, इनका युद्ध होगा और यही युद्ध जो होगा वो घेरिया नाम का जगह पर होगा। किसके नाम पे जगह होगा, तो घेरिया नाम के जगह पर होगा, इसलिए इसको तो याद रखेंगे। अलीवर्दी खां जो कि 1732 ईस्वी में आपका बिहार का सूबेदार बन के रूप के जो आया था, उसको बंगाल में जो पुराधिपत्य चाहिए था, तो बिहार का, उड़ीसा का और बंगाल का अधिपत्य लेने के लिए, कब्जा लेने के लिए, सूबेदारी लेने के लिए उसने क्या किया, सरफराज खां के साथ युद्ध किया था 1740 ईस्वी। इसमें खास बात यह रखना है कि ये जो है नवाब शुजाउद्दीन का पौत्र थे। ये किसका पौत्र थे, नवाब शुजाउद्दीन। नवाब शुजाउद्दीन के पुत्र थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो फिर से देखिए होता क्या है कि आप नाम में गड़बड़ा जाएंगे पूरी तरह से कि कौन कब आ रहा है ना। मीर जुमला आया, अजीम शान मुर्शिदाबाद, है ना, सॉरी मुर्शिद कुली खां तो अलीवर्दी खां, है ना। ये हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, सीधा से पहले बात करेंगे, पहले शाह शुजा, है ना, उसके बाद मीर जुमला आया, फिर अजीम शान आया, फिर मुर्शिदाबाद। 1651 में 1651 में कौन था, तो शाह शुजा था, है ना। उसके बाद ये टाइम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखेंगे। फिर मीर जुमला आया, फिर अजीमुशान आया, उसके बाद मुर्शिद कुली खां आया 1717 ईस्वी में। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया, तो अलीवर्दी खां आया 1732 ईस्वी में। और अलीवर्दी खां का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, तो शुजाउद्दीन, नवाब शुजाउद्दीन, है ना, नवाब एक पद हुआ करता था, तो नवाब शुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खां के साथ जो है सो इनका युद्ध हुआ था 1740 में। घेरिया का युद्ध, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल आता है। तो घेरिया का युद्ध कब और किनके बीच हुआ। आगे है सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना, है ना। तो आप देखिएगा अब किसका आएगा, इसके बाद क्या नाम है कि अलीवर्दी खां के बाद, है ना। अलीवर्दी खां की जो है वो मृत्यु जो हो जाएगी 1756 ईस्वी में। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हो जाएगी, 1756 ईस्वी में। और इसलिए जो है सो अब सिराजुद्दौला जो होगा वो कौन आएगा, यहाँ पर बनेगा, है ना, आपका सूबेदार बनेगा बंगाल का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठने पर किन दो लोगों ने प्रमुखता से विद्रोह किया। तो याद रखिएगा कि एक तो इनकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, क्या नाम था इनका, सिराजुद्दौला की जो 2 लोग के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो एक नाम था उनका घसीटी बेगम, है ना। याद रखिएगा घसीटी बेगम जो थी वो इनकी
मौसी थी, है ना। और इनका घसीटी बेगम की जो पुत्र हैं, दूसरे व्यक्ति जो है वो शौकत जंग है। कौन है? शौकत जंग, ठीक है। घसीटी बेगम कौन हुई? इनकी मौसी हुई। और उनके जो पुत्र हैं शौकत जंग, तो शौकत जंग इनका क्या हुआ? मौसेरा भाई हो गया सिराजुद्दौला का। तो इन दो लोगों ने क्या हुआ? घोर विरोध किया था इनके मतलब कि सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने का, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? तो आपको मालूम होगा कि ब्लैक हॉल की घटना जो है 20 जून 1746 को हुआ था। 20 जून 1746 को हुआ था, है ना। कब हुआ था? फिर से याद कर लेंगे। ब्लैक हॉल की घटना जो हुई थी वो 20 जून 1746 को हुआ था। देखिए सिराजुद्दौला का और अंग्रेजों का बन नहीं रहा था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने क्या हुआ था कि आपका जो कलकत्ता का विलियम फोर्ट को घेरा डाला था, जिससे अंग्रेजों को काफी तोड़ा, काफी उन लोगों को कमजोर किया, काफी परेशान किया। और फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ था कि एक रूम था, उस रूम का जहां तक साइज हमको ये है कि वो था 14 फुट इंटू 10, है ना। क्या था? 14 इंटू 10 का रूम की जो साइज थी वो ये थी। तो इसमें क्या किया था कि 146 लोगों को, कितना? 146 लोग। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, हम बता रहे हैं क्या क्या होगा इसमें। देखिए 1746 में क्या हुआ था कि लोगों को ब्लैक हॉल एक कमरे में बंद कर दिया गया था। 46 लोग 146, सॉरी 1746 146, है ना। 146 का आधा 23, जिसमें से 23 लोग बच के निकले थे। बाकी लोग 123 क्या हुए थे कि डेथ कर गए थे। याद हो जाएगा ना। 20 जून 1746, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, 46 का आधा 23, है ना। तो 1746 में क्या हुआ था कि ब्लैक हॉल की घटना हुई थी 20 जून 1746। और यही आपका जो लोग थे उसमें टोटल 146, और जो है सो लोग मारे थे वो 23 लोग मारे गए थे। लेकिन ये जो ब्लैक हॉल की घटना है इसको किसने बताया था, है ना। किसने बताया था? तो देखिए ये भी बहुत आसानी से याद हो सकता है। हॉलवेल। किसने बताया था? ये हॉलवेल ने बताया था, ठीक है। तो देखिएगा ब्लैक हॉल की घटना को हॉलवेल ने बताया था, है ना। हॉलवेल ने बताया था, उसका भी नाम हॉल है, ब्लैक हॉल, है ना। हॉलवेल। तो हॉलवेल बच गया था, तो वो उसने बताया कि कितना तकलीफ, कितना बर्बरता था इस चीज में। लेकिन कई इतिहासकारों को कहना है कि नहीं, जो ये हॉलवेल जो है वो काल्पनिक कहानी बता रहा है कि 14 गुने 10 वाले रूम में इतना 146 लोग कभी बंदी हो ही नहीं सकते हैं। ये लेंथ जो है सो है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो आपका है हमको यही पढ़ना है, वो हमको डीप में अभी नहीं जाना। जब हमको पढ़ना होगा डिस्क्रिप्टिव तब हम देखेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर नहीं जानेंगे कि ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1746 को हुई थी, जिसमें 146 लोग को बंद किया गया था। 146 में से 23 लोग ही बचकर बाहर आए थे, और जबकि 123 लोग मारे गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस घटना को लेकर अंग्रेज जाहिर सी बात है काफी पैनिक होंगे, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में काफी घमासान होगा, लड़ाई होगी। और इस संदर्भ में क्या होगा कि 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कलकत्ता अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाएगा। तो अब सवाल इसमें यह होता है कि अंग्रेजों की ओर से इसमें कौन नेतृत्व कर रहा था, जब 2 जनवरी 1757 को सिराजुद्दौला से